हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मध्य प्रदेश वर्ग 3 से संबंधित बाल विकास के कुछ मोस्ट प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जिन्हें यदि आप देख लेते हैं तो यह प्रश्न 100% आपके परीक्षा में आने की संभावना है और यह आपको सफलता की ओर अवश्य ले जाएगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 पहला है, सृजनात्मकता की विशेषता है लचीलापन, मौलिकता, प्रभावशीलता, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। पहला, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। दूसरा, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, श्रम। तीसरा, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं श्रम। चौथा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक के विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है। देखिए दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है, विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है। बी, सभी व्यक्ति उनके विकास के समान होते हैं। सी, विकास आनुवंशिकी और वातावरण का उत्पाद है। डी, विकास समाकलन के सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों का अग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है। ए, विकेंद्रीकरण विकास के सिद्धांतों को। बी, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। सी, सोपानी विकास के सिद्धांतों को। डी, विकर्णी विकास के सिद्धांतों को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, एक बच्चा जो कि एक विशेषता या उच्च या निम्न है, बाद में उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर देता है। प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवंशिकता एवं वातावरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, आनुवंशिकता। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियाँ हैं, मध्य एजेंसियाँ हैं, द्वितीयक एजेंसियाँ हैं, मनोवैज्ञानिक एजेंसियाँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं परिवार हमेशा बच्चों की प्राथमिक एजेंसियाँ ही होती है। तब प्रश्न संख्या 9 की तरफ, निम्नलिखित कथनों में आप किससे सहमत हैं। अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपनों के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम तब तक घटित हो सकता है जब तक कि इसके अंकों के रूप में बाह्य रूप में आकलन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक रूप में घटित होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं थार्नडाइक ने सीखने के 4 मुख्य नियम दिया था, जिसमें से अभ्यास का नियम तो है, तत्परता का नियम तो है, प्रभाव का नियम तो है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी, बहुअनुक्रिया के नियम, ये गलत आंसर है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, चीन प्रतिष्ठित प्राणाकुलर क्लासिकल कड़ी सरनिंग के प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों क्लासिकल कड़ी सरनिंग के प्रवर्तक जैसा कि आप सब जानते हैं पावलोव थे। बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13,
थार्नडाइक द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया गया था? दोस्तों, थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, स्किनर ने चूहा पे प्रयोग किया था, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्ली। दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन पर केंद्रित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यंत्रवद आदि करने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विभेदी अनुदेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों का रंग, बालों का रंग, विविधता तथा विचलन को क्या कहते हैं? भावनात्मक अंतर, भौतिक अंतर, मानसिक अंतर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक स्तर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गणित में अधिगम निर्योग्यता का निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक तरीके से किया जा सकता है? क्षमता परीक्षण, निनादात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, निदानात्मक परीक्षण। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ सकते हैं। अगला प्रश्न है, तो बोलो नहीं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, बालक के व्यक्तित्व का नींव किस अवस्था में पड़ता है? पहला, गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बचपनावस्था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन नंबर 19, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण अर्थात टैट, जिसको हम टैट भी कहते हैं, व्यक्तित्व को मापने की एक क्या है? वस्तुनिष्ठ तकनीक है, आत्मनिष्ठ तकनीक है, प्रक्षेपी तकनीक है, प्रयोगात्मक तकनीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेपीय तकनीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक संतुलित व्यक्तित्व है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। मजबूत अहम को बनाया जाता है, इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर होगा 1, ऑप्शन नंबर ए, इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये कौन से बाह्य कारक है जो एक बच्चे को, वह कौन सा बाह्य कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? इसका सही जवाब होगा बच्चे का दृष्टिकोण, संस्कृति और परिसर, भावना और मनोभाव, लक्ष्य और प्रयोजन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों संस्कृति और प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्त का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है गतिविधि आधारित शिक्षण, अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। दूसरा है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। तीसरा है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। चौथा है उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब बच्चा कार्य करने हेतु उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत करता है कि संभवतः कार्य आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है। दूसरा, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है।
तीसरा, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। चौथा, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है? थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों की समान योग्यता का स्तर, सीखने के सात्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञात्मक स्तर। आंसर कैसे दिखा? तो पहले से आंसर के लिए परेशान रहे। तो दोस्तों इसका जवाब है आंसर नंबर सी, सीखने के सात्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। दूसरा, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थकरण करने के बल देकर। तीसरा, बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। चौथा, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख के। दोस्तों जैसा कि आंसर से ही समझ में आ रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। बच्चों के समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके एक अध्यापक ऐसा काम कर सकता है। फिर दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। दूसरा, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तीसरा, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। चौथा, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए उन्हें काट दें और उन पर ध्यान न दें। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। अगला प्रश्न दोस्तों ये देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवेदित कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षा रखने, विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखने, विद्यार्थियों को स्वरूप निम्न स्तर पर। तो दोस्तों एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से केवल वास्तविक अपेक्षा ही रख सकता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा पहला अनुकरण, दूसरा प्रशंसा और निंदा, तीसरा प्रतियोगिता और चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सीखने के प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला सबसे सही कारण है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही इसके कारण हैं। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, हाइपोटोलसिस का सिद्धांत और अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जेम्स लैंग का सिद्धांत। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तथा शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो आपको हमारा आने वाला अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा कर लेते हैं और आखिरी में आप सब पढ़ाई करते रहिए और अपने जीवन के लक्ष्य को चुनते रहिए। धन्यवाद।